तो आज हम कक्षा 10वीं में समकालीन भारत 2 भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो हमारा चैप्टर है वह है अध्याय 1। ठीक है, संसाधन और विकास। तो देखिए कौन कौन से संसाधन और विकास से। तो पहला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। दूसरा प्रश्न है विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो विश्व शिखर सम्मेलन 5 जून 1992 को हुआ था। तीसरा यदि हम बात करते हैं कि सीढ़ीनुमा खेती कहाँ की जाती है, किस राज्य में की जाती है, तो सीढ़ीनुमा खेती उत्तराखंड में की जाती है। चौथा प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो वह है अधिक सिंचाई। पांचवा कारण है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 है। उसके बाद स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी थी सुमेर सर ने लिखी थी। उसके बाद हम बात करते हैं फसलों के बीच में वृक्षों की कतार लगाना क्या कहलाता है ना। फसलों के बीच में वृक्षों की कतार लगाना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है रक्षक मेखला। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व में भारत की वन उपजाति का प्रतिशत कितना है। विश्व की तुलना में भारत के पास वन उपजाति का प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है, 8% है। कितना है, 8%। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो हुआ था 1972 को हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब लागू हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब लागू हुई थी, 1973 को हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना का संबंध बाघों के संरक्षण से है। सारिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है। सारिस्का जो बाघ है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, तो सारिस्का बाघ राजस्थान में। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1965 को हुई थी। उसके बाद विश्व में जल उपलब्धता में भारत का कौन सा स्थान है, तो वह है 133वां स्थान है। उसके बाद हम बात करते हैं धरातल पर जल का कितना प्रतिशत है। पृथ्वी पर जो है जल का कितना प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71% भाग पर जल है। बांधों के लिए नहरों का निर्माण किस काल में हुआ था या किसने किया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग वाला राज्य कौन सा है, तो वाटर हार्वेस्टिंग वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। हाँ, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कब लागू हुई थी, तो कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना है। उसके बाद 2025 की भविष्यवाणी में जल की कमी से कितने लोग झेलेंगे। 2025 की भविष्यवाणी में जल की कमी को कितने लोग झेलेंगे, तो है 20 करोड़ लोग जल की समस्या को झेलेंगे। उसके बाद सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना है, तो सरदार सरोवर बांध कौन सा है, नर्मदा नदी पर बना है। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। उसके बाद भारत की शोक नदी किसे कहते हैं। भारत की शोक नदी कौन सी, किसको कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा जल को क्या कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को पालन पानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जूट को सुनहरा रेशा। ठीक है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा जूट को कहा जाता है। उसके बाद भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था। भूदान
ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था विनोबा भावे ने चलाया था। अच्छा, मणिपुर में झूम खेती को क्या कहते हैं? मणिपुर में झूम खेती को क्या कहा जाता है? वह उसे कहा जाता है पामलू। उसके बाद हम बात करते हैं बस्तर और अंडमान निकोबार में झूम खेती को क्या कहा जाता था? बस्तर और अंडमान निकोबार में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो झूम खेती को कहते हैं दीपा। क्या कहा जाता है? दीपा। मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में झूम खेती को दाहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाहिया कहा जाता है। फिर विश्व में भारत में चीनी उद्योग का स्थान कौन सा है? विश्व में चीनी उद्योग का स्थान कौन सा है? तो विश्व में जो चीनी उद्योग का स्थान है, दूसरा स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार के रूप में है, उसे क्या कहा जाता है? स्टील बाजार के रूप में कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो वह है कौन सा? टिस्को। कौन सा है? टिस्को है। प्रथम जूट मिल कहाँ खोली थी? कलकत्ता में खोली थी। कहाँ खोली थी? कलकत्ता में खोली थी। अच्छा, बोकारो इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ था? 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 1972 को हुआ था। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है। देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास है। उसके बाद पूर्व तटीय अंतर्राष्ट्रीय पत्थर कौन सा है? तो है विशाखापट्टनम है। रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? मतलब भारत की विश्व की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो वह है अटल टनल सुरंग। कौन सी है? अटल टनल सुरंग। उसके बाद सबसे बड़ी रेलवे लाइन के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.67 होती है। और डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य एक आधारित कार्यक्रम था। तो आज हमने जो भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में अध्ययन किया।